Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I'm going to teach you the next topic of art and culture जो आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो आपके सिलेबस में है वो हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है? इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का आर्ट आर्किटेक्चर जो भी था उसमें कल्चर उनका जो भी था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डांसेस मैंने उठाया क्योंकि डांसेस मैंने इसलिए उठाया उसमें से क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि क्लासिकल डांस क्या होता है, फ़ोक डांस क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया जो आपको डिटेल में याद रखना है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, अगर हेरिटेज से वो क्वेश्चन पूछेगा वो यूनेस्को के हेरिटेज साइट से क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हेरिटेज साइट से आप केएस में भी क्वेश्चन देखोगे, जेके एसएसबी तो सिलेबस में है मेंशन, स्पेशली मेंशन किया है हेरिटेज साइट्स। और ठीक है। और यूपीएससी में तो पूछा ही जाता, तो यहाँ पर इंडिया की जो यूनेस्को के लिस्ट में जो हेरिटेज साइट्स है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आ रही बात समझ? जितने भी ये 38-40 जितने भी हेरिटेज साइट्स है उसको हम कवर करेंगे फुल फ्लैट बेस, समझेंगे कि यूनेस्को का मतलब क्या है, क्या यूनेस्को है, क्या हेरिटेज साइट्स क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से लिया जाता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो ये है हमारा। उसके बाद जो है जो हमारा चैनल जो है जो आपको जो चैनल जो हमारी है उसका लोगो जो है वो ये आपके सामने लोगो है, वही सर्च एकेडमी, ठीक है। तो ये भी आपने देखा है। तो करने क्या वाले, हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लिस्ट पढ़ेंगे, देखेंगे किस ईयर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और क्या क्या सिग्निफिकेंस है हर एक साइट की, डायग्राम से भी देखेंगे, जानेंगे अच्छे तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। तो ये आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू किसके ज़रिए से, वहीद सर्स एकेडमी, याद रखना ये लेक्चर सीरीज जो है किसके ज़रिए से, वहीद सर्स एकेडमी के ज़रिए से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है, सबसे पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हमें इंडिया की हेरिटेज साइट्स पढ़नी है, ठीक है, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है। नंबर सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, जो कि इंडिया में है, जो साइट्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड जो है किन किन टाइप के, किस कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये सब कुछ हम सबसे पहले जानेंगे एक एक करके। जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा सफिशिएंट कंटेंट है, अगर आपको और कहीं भी से भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं वो भी ऐड करते जाओ, तो उससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, फिर रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, बस फोकस रखो। बिफोर जंपिंग टू द लिस्ट ऑफ 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भी है 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज ऑफ आप बोल सकते हो 2020 तक आप देख सकते हो, ये उस 2020 का अपडेट है, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है कि एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर लिया जाता है। कुछ समझ आ रहा है? बोला जाता है जो भी आपके पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अंडर यूनेस्को के अंडर आ जाता है, उस वो पढ़ने से पहले, वो लिस्ट जानने से पहले वी शुड नो अबाउट द क्राइटेरिया ऑन द बेस ऑफ विच यूनेस्को सिलेक्ट्स द साइट टू इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो यूनेस्को जब सिलेक्ट करते हैं इनको, देयर आर ए टोटल ऑफ 10 क्राइटेरिया, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने क्राइटेरियाज होते हैं, कि उन क्राइटेरियाज को देखने के बाद ही एक साइट को कंसिडर सिलेक्ट किया जाता है, उसको यूनेस्को के लिस्ट के अंदर डाला जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको ये वाली, क्योंकि एसएसबी जो है ज़्यादातर पूछा जाता है यूनेस्को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूनेस्को। फिर पूछा जाएगा ई रिप्रेजेंट्स क्या होता है, एस क्या रिप्रेजेंट, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूएन यूनाइटेड नेशंस होता है, ई होता है एजुकेशन, एस होता है साइंटिफिक, सी का मतलब होता है कल्चरल एंड ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है। कितने क्राइटेरियाज को कंसिडर किया जाता है, आपको बोलना है 10 क्राइटेरियाज को लिया जाता है। उसके बाद उन 10 क्राइटेरियाज में से विच
among which one is required for fitting the in list in the, ठीक है। एक क्राइटेरिया, इन 10 क्राइटेरियाज होते हैं, इन 10 क्राइटेरियाज में एक क्राइटेरिया को लिया जाता और उसके बाद उस साइट को इनलिस्ट किया जाता, वर्ल्ड हेरिटेज के यूनेस्को वाले साइट में डाला जाता है। याद रखना, ये नहीं है कि 10 के 10 क्राइटेरियाज फॉलो होने चाहिए ना, 10 क्राइटेरियाज रखे गए। अब इन 10 क्राइटेरियाज में अगर एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट साइट वुड बी इंक्लूडेड इनटू द यूनेस्को हेरिटेज साइट। ठीक है, अब कौन कौन से क्राइटेरियाज है ये हमें सिर्फ पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखें। ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। नंबर सेकंड, इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज, ये सेकंड क्राइटेरिया है। टेस्टमनी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। नंबर फोर्थ इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये सिविल सर्विस में ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप क्राइटेरिया इसको याद रखो। ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, हेरिटेज एसोसिएटेड विथ इवेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, नेचुरल फेनोमेनन ऑफ ब्यूटी। Number 8th is major stages of Earth's history. Number 9 is significant ecological and biological process. And number 10 is the significant natural habitat for biodiversity. मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड जो भी हमारे पास होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं हमारे पास, या आप बोल सकते हो नेशनल पार्क्स को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कंसिडर किया जाता है अंडर यूनेस्को, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बोला जाता है। इकोलॉजिकल, जो कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट में जो जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखते हैं कौन कौन सा है, ये हमें जानना है। ये तो हो गया, यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दिया है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने ये भी बताया कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरियाज में अगर एक फॉलो कर रहे हैं तो दैट मीन्स एक अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर रखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए 10 क्राइटेरियाज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी कितने वर्ल्ड एज ऑफ 2020 तक कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको बोलना है? 38। ये की पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, लेकिन डिटेल तो हमें वैसे भी जानना है। दीज यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया आर अमंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ये जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया की है, ये कल्चरल या नेचुरल हेरिटेज होती है। कहाँ की? इंडिया की। इंडिया फर्स्ट 2 साइट्स, अब बताऊंगा अभी कौन कौन सी फर्स्ट 2 साइट्स कौन कौन सी है। एक सेकंड हाँ, कौन कौन से हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट 2 साइट्स वेर मार्क्ड ऑन द लिस्ट इन द ईयर 1983। दीज आर द अजंता केव्स एंड द आगरा फोर्ट। याद रखना, अजंता केव और आगरा फोर्ट जो है उसको, ये पहली 2 साइट्स हैं जिसको किसके अंदर रखा गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में डाला गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। याद रखना, तो इसका मतलब सबसे पहली साइट कब डाली गई है? सबसे पहले जो इस्टेब्लिश किया गया है, इंट्रोड्यूस किया, आपको बोलना है 1983 में पहले 2 साइट्स जो है जिनको लिस्ट में डाला गया है। किस लिस्ट में? वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। वो कौन कौन सी थी? अजंता केव भी 1983 में भी डाला गया, और आगरा फोर्ट को भी उसी साल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉर्ड किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहली 2 थी। ओवर द ईयर्स इन इंडिया मोर 38 साइट्स हैव बीन इंस्क्राइब्ड। विद टाइम के साथ साथ आफ्टर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स क्या हो गया, बहुत सारे और साइट्स भी डाली गई है किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, ठीक है। द लिस्ट इज द लेटेस्ट इज जयपुर ऑफ राजस्थान। अभी जो है लेटेस्ट जो है वो जयपुर ऑफ राजस्थान है, ठीक है। बताऊंगा मैं 2019 में, ये अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो लेटेस्ट वाला जो है वो जयपुर का राजस्थान। Among the 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, द लिस्ट इंक्लूड 30 कल्चरल साइट। जो ये 38 है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इंडिया की साइट्स, उसमें से 30 साइट्स देखो, 38 में से 30 साइट्स अलग करो, 7 अलग करो, 1 अलग करो, 30 + 7 हो गया 37 + 1 हो गया 38। अब यहाँ पर 30 जो है ये कल्चरल साइट्स के अंदर आता है, और 7 जो है ये नेचुरल साइट्स है इंडिया की, और 1 जो है ये मिक्सड साइट, एक मिक्सड साइट है उसके अंदर है। तो टोटल जितने भी साइट्स है आपको बोलना है पहले 38 साइट्स है। लेटेस्ट कौन सा आपको बोलना है? जयपुर। अभी हम आगे पढ़ेंगे जयपुर के रिलेटेड। उसके बाद जो है टोटल 38, उसमें से 37 और 1 है। 30 कल्चरल साइट्स जो है वो 30 जो है वो कल्चरल साइट्स है, 7 जो है दैट इज द नेचुरल साइट्स, और 1 इज द मिक्सड साइट। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लिस्ट हमें देखना है। लिस्ट क्या है? सबसे पहला हमें साइट का पता होना चाहिए, किस ईयर में इसको कंसिडर किया गया, लिस्ट में डाला है, लोकेशन क्या है, और इस साइट की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमें इसको इमेज देखने, ये हम जानेंगे, राइट।
तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पहली साइट जो है, सबसे पहली साइट जो है जो लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आ जाता है, जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। सबसे पहला जो है दैट इज अजंता केव्स। मैंने अभी बोला आपको 1983 में। याद रखना लोकेशन महाराष्ट्र में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अजंता केव्स की लोकेशन कहाँ पर है, आपको बोला महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको यूनेस्को के अंडर कब डाला गया, आपको बोलना है 19 इस्टेब्लिशमेंट, आपको बोलना है ईयर 1983 में किस लिस्ट में आया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आ गया है यूनेस्को के अंदर। सिग्निफिकेंस, ये अजंता केव्स जो है, जो आप केव्स देखते हो महाराष्ट्र में, क्या इसमें कि ये किस लिए फेमस है ये जानना जरूरी है। सबसे पहला अजंता केव जो है ये एक रॉक कट केव है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये एक रॉक कट केव है। एक रॉक होता है, उन रॉक्स को कट किया जाता है और उसके बाद केव को बनाया जाता है। फेमस फॉर बुद्धिस्ट रॉक कट केव, याद रखना अजंता केव फेमस है बुद्धिस्ट रॉक कट केव के लिए। richly decorated paintings and frescoes like सिगिरिया पेंटिंग्स, याद रखना है सिगिरिया पेंटिंग्स यहाँ पर हैं। फ्रेस्को पेंटिंग्स आपने पढ़ा होगा, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स। जो वॉल होता है ना केव्स के अंदर, जो वॉल होता है ना, वॉल के साथ क्या होते हैं, पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रहा है, उनको बोलते हैं फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स। अब ये फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स क्या होता है, यहाँ पर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर काउडंग का भी यूज़ किया जाता है, यहाँ पर वाटर मॉइस्चर का भी यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कलर का भी यूज़ किया जाता है, फिर वो एक लंबा सा प्रोसेस होता है। ये आपको केस के सिलेबस में पढ़ना है, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इतना डीप नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इतना जानो, आपकी जो आपके पास रॉक कट केव्स जो हैं, ये यहाँ पर क्या देखने को, इन केव्स के वॉल्स जो होते हैं यहाँ पर जो है, रूफ हो, ठीक है, रूफ हो या वॉल्स हो, वहाँ पर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगा। कौन सी पेंटिंग्स, आपको बोलना है फ्रेस्को में पेंटिंग्स होती है, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स होते हैं जो कि फेमस माना जाता है। एक एग्जांपल इसने दिया है, कौन सी पेंटिंग, सिगिरिया पेंटिंग्स जो हैं ये आपको देखने को मिलेगा मिलेगा किस में, रॉक कट केव्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखो। आप इमेज देख सकते हो, देखो ये पूरा एक रॉक है ना, आप देख सकते हो, देखो केव्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर हम इन रॉक्स के अंदर चले जाओगे, आपको जो ही आप इस रॉक्स के अंदर चले जाओगे, आप देखोगे कि वॉल जो है, वॉल्स पे भी पेंटिंग्स देखने को मिल रहे हैं, और जो उसका रूप जो होता है वहां पर भी पेंटिंग्स, फ्रेश पेंटिंग्स देखने को मिल रही है। अगर 100 साल 200 साल पहले बनाया गया, आज भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश पेंटिंग्स है। यही तो है म्यूरल पेंटिंग्स, तो जो जो इनकी एक खासियत होती है, ठीक है। आप चेक कर लेना इस पे क्या बोलते, गूगल पे, फिर देखना फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स कैसे देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैं वो इमेज नहीं लेकर आया हूँ, तो वो ज़्यादा हो जाता फिर। उसके बाद दूसरा जो है एलोरा केव्स, याद रखना सेकंड जो है दैट इज एलोरा केव्स। इन 1983 में ये भी लोकेटेड कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अजंता केव्स, सेकंड जो है एलोरा केव्स। ये भी अजंता और एलोरा जो है दोनों महाराष्ट्र में है। 1983 ईयर आपको याद रखना है। फेमस किस लिए है, आपको बोलना ये भी बुद्धिस्ट जो है, फेमस फॉर बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टेम्पल्स, याद रखना। ये केव जो है कौन सा क्या है ये, आपको बोलना है एलोरा केव्स जो है ये फेमस किन के लिए है, बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिस्ट केव्स है ये, जैन और हिंदू टेम्पल्स के लिए, एंड मोनास्ट्रीज। दीज केव्स आर एक्सकेवेटेड आउट ऑफ हिल्स। ये केव्स जो है एलोरा केव्स, ये अगर हमारे पास हिल है, हिल से एक्सकेवेट किया जाता है, हिल को खोदा जाता है और इन केव्स को बनाया जाता है। एंड इज ए रॉक कट आर्किटेक्चर, ये भी रॉक कट आर्किटेक्चर के अंदर आता है। मैंने बोला अजंता केव्स, सिर्फ मैंने लिंक किया किसके साथ, बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स के साथ, ये सबसे पहला पॉइंट। लेकिन एलोरा केव्स की बात की मैंने, ये बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं और हिंदू टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज के साथ फेमस है। आई होप ये बात आपको समझ आया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक केव है, यहाँ पर जिसको बोला जाता है एलोरा केव्स। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जहाँ पर मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये एक केव है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आके ये एक्चुअली अंदर से अंदर जाओगे, ये केव्स देखने को मिल रही है। यहाँ पर तीसरा जो दैट इज आगरा फोर्ट, याद रखना 1983 में ईयर। और जो है किस स्टेट में है, आपको बोलना ये यूपी में है, याद रखना आगरा फोर्ट यूपी में है, सबको पता है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनूमेंटल स्ट्रक्चर बाय मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जब था यहाँ पर, उस टाइम पे इसको बनाया गया है, याद रखना, ठीक है।
मुगल एम्पायर का, तो इसको बोला जाता है आगरा फोर्ट। तो ये आगरा फोर्ट को कंसिडर किया गया है, क्या कंसिडर किया गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको बोलना है कब, आपको बोलना है 1983 में इसको यूनेस्को लिस्ट के अंदर डाला गया है। और ये आगरा फोर्ट जो है किस स्टेट में, आपको बोलना है यूपी में है। फिर पूछा जाएगा ये आगरा फोर्ट जो है ये कौन सा स्ट्रक्चर, आपको बोलना है ये मुगल एम्पायर का स्ट्रक्चर है, एक इंपॉर्टेंट मोनूमेंट के अंदर आ जाता है। देखो यहाँ पर ये आगरा फोर्ट है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाना अगर कभी चले गए तो देख लेना चाहिए। अगर वायरस नहीं होता तो मैं आपको दिखाता, ये लाइव भी दिखाता कभी। ठीक है, चलो आज नहीं तो कभी यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर भी जो हेरिटेज, यहाँ पर भी जो साइट्स होंगे, अच्छी साइट्स होंगे कश्मीर में, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ताजमहल की बात करेंगे तो 1983 में क्या इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया, लिस्ट के अंदर डाला गया। ये भी ताजमहल कहाँ पर है, यूपी में है। उसके बाद जो है वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी 7 अजूबे हैं वर्ल्ड के, उसमें से एक जो है दैट इज ताजमहल, याद रखना। लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है कि ताजमहल ने किसको बनाया, ताजमहल को किसने बनाया। आपको बोला शाहजहां जो है उसने इसको बिल्ड किया, किसके नाम पर, ऑन ऑफ हिज वाइफ, थर्ड वाइफ, याद की वर्ड जो यहाँ पर थर्ड वाइफ, जिसका नाम है बेगम मुमताज महल, इसको याद रखना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था, ठीक है, और उसका एक्चुअल क्या नाम क्या था, जहांगीर की वाइफ जो उसका एक्चुअल नाम क्या था, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो लेकिन शाहजहां की जो वाइफ थी उसका नाम था बेगम मुमताज महल, और ये थर्ड वाइफ थी इसकी। इसका मतलब आपको याद, क्वेश्चन पूछा इस तरीके से पूछा जाएगा, जो मुमताज महल ये कौन सी वाइफ थी शाहजहां की, आपको बोला थर्ड वाइफ ऑफ शाहजहां की थी। और ये इसने क्या बनाया है, किसकी मेमोरी के लिए, आपको बोलना है इसने ताजमहल को बनाया इसके मेमोरी के लिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि ताजमहल का आर्किटेक्चर कौन था, उसका नाम क्या था। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेना, आपको पता होनी चाहिए, ये फैक्ट्स भी पता होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो ये ताजमहल है, अगर गए होंगे तो देखा होगा। ये कौन से मार्बल्स हैं, इन मार्बल्स के बारे में जानना है। इन मार्बल्स को किसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, एसिड रेन जो है काफ़ी ज़्यादा, इसकी शाइनिंग जो है अब थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है किसकी, ताजमहल की, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड रेन की वजह से इसका जो मार्बल्स जो है वो थोड़ा सा जो है उन पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सन टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन टेम्पल 1984 में इसको यूनेस्को के लिस्ट के अंदर डाला गया है। स्टेट सबसे पहले याद रखो, उसको बोला जाता है उड़ीसा के स्टेट में सन टेम्पल देखने को मिलेगा। फेमस फॉर आर्किटेक्चरल स्टाइल कलिंगा आर्किटेक्चर, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सन टेम्पल में कौन सा आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है यहाँ पर कलिंगा आर्किटेक्चर। आपने नगारा स्टाइल होता है हमारे पास, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे टेम्पल्स का कौन कौन से स्टाइल होते हैं, कौन कौन से फेमस होते हैं। तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना, कलिंगा आर्किटेक्चर जो है ये किस में देखने को मिला, आपको बोला सन टेम्पल में अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये सन टेम्पल है यहाँ पर, ठीक है, सन टेम्पल अच्छा टेम्पल आप देख सकते हो, टूरिस्ट प्लेस भी है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज महाबलीपुरम मोनूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाबलीपुरम मोनूमेंट, याद रखना। यूनेस्को के अंदर जो है 1984 में इसको लिस्ट किया गया है। उसके बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज इन तमिलनाडु में है। फेमस फॉर लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ओपन एयर रॉक रिलीफ होता है। चेरियट टेम्पल्स के लिए फेमस माना जाता है, मंदा पास के लिए फेमस माना जाता है। पालवा डायनास्टी आर्किटेक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक्चुअली ऐसे इस तरीके से आप देखो यहाँ पर, ठीक है, इस शेप्स को देखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, तो हमें पढ़ना पड़ता है साउथ इंडिया में आर्किटेक्चर एंशिएंट टाइम्स में। फिर देखने को मिल रहा है इसमें कितनी इंप्रूवमेंट देखने, कितनी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम केस के सिलेबस में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर उतना नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कियोलादियो नेशनल पार्क जो है, मैंने अभी बोला था इकोलॉजी का क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो भी उसके यूनेस्को के स्टेज के अंदर आ जाएगा, हेरिटेज के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर कियोलादियो नेशनल पार्क जो है 1985 में इसको यूनेस्को के लिस्ट में डाला गया है। और ये कहाँ पर है, आपको बोलना है ये राजस्थान में है। ये आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कियोलादियो नेशनल पार्क जो है ये किस स्टेट में, आपको बोलना है राजस्थान में है। और किस ईयर में इसको लिस्ट में डाला गया, आपको बोलना है 1985 में। फेमस फॉर मैन मेड वेटलैंड बर्ड सेंचुरी, याद रखना यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है जो कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल बर्ड सेंचुरी है। और यहाँ पर क्या देखने, कौन सा देखने को मिल रहा है, क्या देखने को, आपको बोलना है साइबेरियन क्रेन्स यहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कियोलादियो नेशनल पार्क में सबसे फेमस क्या देखने को, आपको बोलना है बर्ड सेंचुरी है। दूसरा साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिल रहा है। और ये हॉट स्पॉट फॉर
ऑर्निथोलॉजिस्ट्स के लिए एक हॉटस्पॉट माना जाता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आप देख वो ये गेट है किसका, ये है कियोलादियो नेशनल पार्क का गेट देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको पहले बोला था आसाम में है। मैं आपको नेशनल पार्क का लिस्ट बताऊंगा विद ट्रिक्स के साथ, जो आपका जीएस में आ जाएगा। वो सभी सिलेबस में पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए। मानस की बात करेंगे, ठीक है। औरंग भी एक नेशनल पार्क है, वो भी आसाम में है, तो लेकिन यहाँ पर हम हेरिटेज वो यूनेस्को के अंदर जो आता है वो हमें यहाँ पर लेना है। तो 1985 में आसाम स्टेट में है। फेमस किस लिए है ये आपको याद रखना है। फेमस फॉर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, याद रखना, एलिफेंट रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व के लिए फेमस है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर एलिफेंट यहाँ पर दिखा रहा है, एक इमेज मैंने ली है। उसके बाद चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा में चर्च और कॉन्वेंट्स जो हैं ये इसको लिस्ट में डाला गया है 1986 में। लोकेट कहाँ पर है आपको बोलना है, गोवा के अंदर। फेमस फॉर रूम ऑफ ओरिएंट, किस लिए फेमस है, रूम ऑफ द ओरिएंट। फर्स्ट मेनू लाइन जो है, ठीक है, इसके लिए मैं उसके बाद जो है, ठीक है, फर्स्ट मेनू लाइन और मेन मैनरिस्ट एंड बोरैक्यू आर्ट फॉर्म्स इन एशिया। फर्स्ट लेटन राइट मास इन एशिया। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखो इसमें ये कहाँ पर है, ये गोवा में लोकेटेड है चर्च एंड ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये आप देख सकते हो, ये इमेज आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद जो है इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कौन सा हेरिटेज साइट के अंदर आता है, ये वो याद होना चाहिए कौन कौन सा। फिर क्वेश्चन पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो फिर लिस्ट जब पता होगा आप आइडेंटिफाई करिए। या ज़्यादा से ज़्यादा उनमें चार दिया जाएगा, कोई हेरिटेज साइट का नाम दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। या बोला जाए किस चीज़ के लिए फेमस है, ये पूछा बोला जाएगा। उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स ऑफ खाजीराहो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाजूराहो याद रखना, मॉन्यूमेंट्स ऑफ खाजू राव जो है 1986 में ईयर में है और मध्य प्रदेश में है। स्टेट याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब क्वेश्चन है यहाँ पर ये फेमस किस लिए है। देखो बुद्धिज्म, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको बुद्धिस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी आपको जैन देखने को मिलेगा, या जहाँ पर भी आपको हिंदू टेम्पल का नाम सुनोगे, या जैन होगा या बुद्धिज्म होगा, वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। फेमस फॉर ए ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल सिचुएटेड 175 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ झांसी। याद रखना ये फेमस हैं किस लिए, हिंदू टेम्पल्स के लिए, जैन टेम्पल्स के हिंदू ये फेमस हैं। वेल नोन फॉर देयर नागारा स्टाइल, ठीक है, नागारा स्टाइल, ठीक है, नागरा स्टाइल भी बोल सकते हो। सिंबल एंड एरोटिक फिगर्स एंड स्कल्पचर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुझे आपको बोलना है द्रविडिया आर्ट बोलना है, मुझे आपको नगारा स्टाइल आपको बताना है, डिफरेंस आपको बताना है, वो आगे बताऊंगा मैं। ये आपको पॉइंट याद रखना, अपने नोट्स पे होना चाहिए। अब देखो इंटरेस्टिंग, अगर आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से है, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे, अलग अलग तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर, अगर आप जब मैं आपको केएस वाला जो सिलेबस कराऊंगा वहाँ पर हमें इमेज में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको मेंस में लिखना भी पड़ेगा उसमें, क्योंकि लिखना पड़ता है उसमें किस तरीके से, डायग्राम्स के जरिए से मैं आपको सिखाऊंगा। ये एक्चुअली इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर आप इस तरीके से आप बनाओगे इसको, ये ऐसे बनाया आपने, फिर बीच वाला ऐसे होता है, साइड वाले ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। आपको अंदाजा लग गया मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे, आप देख सकते हो इस वाले स्टाइल, ऐसे वाले स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी, सबको पता है फतेहपुर सिकरी 1986 में, और किस स्टेट में आपको बोला, यूपी में। यूपी में 3 4 4 5 है, वो आपको याद रखना, यूपी का याद होने चाहिए। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 4 मेन मोनूमेंट्स, याद रखना जो फतेहपुर सिकरी के अंदर 4 मोनूमेंट्स है। पूरा फतेहपुर सिकरी जो है इसमें बोला जाएगा कितने मोनूमेंट्स है इसके अंदर, आपको बोलना है 4। फिर पूछा जाएगा कौन कौन सा, आपको बोलना है जामिया मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, पंच महल हैं जिसको जाड़ा बाई का महल भी बोला जाता है, दीवाने खास और दीवाने आम। याद रखें मैंने क्या बोला, बुलंद दरवाज़ा में जामिया मस्जिद बुलंद दरवाज़ा हो गए 2, पंच महल हो गए 3, और दीवाने आम और दीवाने खास ये एक है, दीवाने आम एंड दीवाने खास, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 4 मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, किसके अंदर, आपको ना फतेहपुर सिकरी के अंदर, ठीक है। आप देखो फतेहपुर सिकरी की इमेज आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव महाराष्ट्र, मैंने बोला एलोरा केव, अजंता केव और एलिफेंटा केव, ये महाराष्ट्र में। मैं फिर से बोलो, ए अजंता केव, ए सॉरी ई एलोरा केव, ई एलिफेंट केव, ठीक है।
ये तीनों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में, आपको याद रखना और डेट को भी याद रखना है। फेमस फॉर हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव्स, याद रखना ये फेमस, ये केव जो हैं, ठीक है, ये किस लिए, कौन सा केव था ये? एलिफेंटा, ये फेमस है यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स में के लिए फेमस है। केव्स ऑन आइलैंड्स इन अरेबियन सी, जो अरेबियन सी के आइलैंड्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ये केव्स देखने को मिल रहे, बेसल, ठीक है, बासल रॉक केव्स और शिवा टेम्पल्स भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग, अगर आप जाओगे भी यहाँ पर, कभी चक्कर लगेगा या अब कभी जाना होगा टूरिस्ट, इन जगहों पर जाना चाहिए, जब इंफॉर्मेशन हो तब मज़ा आता है देखने के लिए, ठीक है, देखने में। उसके बाद ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ठीक है, लिविंग चोला टेम्पल याद रखना, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु, याद रखना चोला टेम्पल्स तमिलनाडु में है। उसके बाद जो है फेमस फॉर चोला आर्किटेक्चर, स्कल्पचर भी यहाँ पर है, पेंटिंग्स भी हैं और ब्रॉन्ड कास्टिंग के लिए भी ये फेमस माना जाता है। कौन से? चोला टेम्पल्स। तो चोला टेम्पल्स में आप देख सकते हो यहाँ पर आर्किटेक्चर तो चोला का ही देखने को मिलेगा, स्कल्पचर भी देखने को मिलेगा, पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगे, ब्रॉन्ज कास्टिंग भी यहाँ पर, आपको मैंने बोला था ब्रॉन्ज का। और ये देखो यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऊपर देखो ये वाला, ठीक है, ये सब कुछ इनके इनके नेम जो भी है, जो जो इन पार्ट्स का नेम होता है, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं, वो डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अलग अलग। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, जैसे मैंने अभी बोला था मानस भी था, और आसाम का भी एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं हम काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केस में भी पूछा गया था एक बार यूपीएससी में, तो वैसे ही पूछा गया होगा। तो दूसरी बात यहाँ पर इसमें क्या, ये क्या फेमस है? फेमस फॉर वर्ल्ड्स टू थर्ड पॉपुलेशन वन हॉर्नड रिनो, याद रखना इसमें क्या है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, याद रखना वन हॉर्नड रिनो, क्वेश्चन पूछा जाएगा वन हॉर्नड रिनो जो है ये किस में देखने को मिला, आपको बोलना है ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें काजीरंगा में यहाँ पर टाइगर्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, किस में? काजीरंगा नेशनल पार्क में। वाइल्ड वाटर बफेलो भी देखने को मिलेगा, एलिफेंट्स भी, स्वैम्प्स भी, डियर भी, एंड द पार्क इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, इस पार्क में इसको कंसिडर किया जाता है बर्ड एरिया भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि नेशनल पार्क में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, मशहूर तो है ये वन हॉर्नड के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको टाइगर्स भी देखने को मिलेगा, बफेलो भी देखने को मिलेगा, ठीक है, एलिफेंट्स भी, स्वैम्प्स भी, डियर भी और बर्ड्स भी देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पर देखो वन हॉर्नड रिनो है ये कहाँ पर है, ये किस एरिया में? आपको काजीरंगा के ग्राउंड में है, किसी जगह है ये। कुछ क्वेश्चंस अभी तो मैंने कुछ लिस्ट से आपको बताया, हमें 38 कंप्लीट करना है, जितने भी यहाँ पर होंगे बाकी जो है वो कल मैं कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस है जो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज यूनेस्को? सबसे पहला यूनेस्को का फुल फॉर्म होना पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिंग, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन एसएसबी पूछ लेता है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रीब्यूट्स बाय बिल्डिंग पीस, eradicating poverty, sustainable development, and spreading awareness regarding the intercultural through education, the science, culture, communication and information। बस ये क्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो जो किस इसमें कंट्रीब्यूशन किस में देखने को मिल रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट करता है पीस में, इरेडिकेटिंग पोवर्टी, अगर पोवर्टी है पोवर्टी को रिमूव करना, पोवर्टी को खत्म करना, इरेडिकेट करना, डेवलपमेंट होनी चाहिए सस्टेनेबली, और अवेयरनेस रिगार्डिंग इंटर कल्चर के रिलेटेड अवेयरनेस करना थ्रू एजुकेशन के जरिए से। अगर इन चीज़ों के फॉर एग्जाम्पल पोवर्टी को रिमूव करना, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, या पीस होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को क्या करना, स्प्रेड करना, अवेयर करना लोगों को, किसके जरिए से? आपको बोलना है थ्रू एजुकेशन, साइंस के जरिए से, कल्चर के जरिए से, और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के जरिए से। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पता होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्रेजेंट इंडिया? इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्रेजेंट? आपको बोला 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट है एज ऑफ 2020, याद रखना। नेक्स्ट पूछा जाएगा, विच स्टेट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर आपको जिसको सबसे पहले कंसिडर किया गया? ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी साइट को लिया गया और उसको बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सी स्टेट है ऐसे? आपको बोला आगरा फोर्ट इज आल्सो कॉल्ड एज लाल किला, ये तो पता होगा, आगरा फोर्ट लाल किला बोला जाता है इसको, ठीक है। विच इज लोकेटेड इन आगरा, ठीक है, तो ये तो आपको पता है, आगरा में ही होगा इन इंडिया। इट वाज टैग्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, इसको कौन सा टैग मिला? जैसे जीआई टैग आपने सुना होगा, इसी तरीके से टैग दिया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जाता है, ठीक है, 1983 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल हेरिटेज आपको याद रखना है, ताजमहल इज सिग्निफिकेंटली कंसिडर्ड एज द नेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन याद होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड। ऐसे क्वेश्चन एसएसबी के लिए हैं, याद रखना। कब के वर्ल्ड हेरिटेज कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बोलना है इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 18th अप्रैल एवरी ईयर। याद रखना 18th अप्रैल, ये आपका डेज के लिए एक क्वेश्चन बनेगा ग्लोबली। ठीक है, इसको ग्लोबली जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड इन अकाउंट टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड्स डिफरेंट कल्चर्स। वर्ल्ड के जितने भी कल्चर्स हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्चर्स देखने को मिल रहा है, तो ये आपको याद रखना है, डिफरेंट कल्चर्स, एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। इसमें क्या बोला जाए, इस दिन के अंदर क्या होता है, अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो है, या जितने भी साइट्स हैं वर्ल्ड के अंदर जो फेमस साइट्स हैं, उनको कंजर्व करना, उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एडिशनल है, करंट अफेयर है, याद रखना। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर विच इज इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन जुलाई 2019। याद रखना, लास्ट वाली साइट जो थी जिसको जो यूनेस्को के अंदर आई है, आपको बोलना है वो कौन है, आपको बोलना है पिंक सिटी ऑफ जयपुर, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया है। कब, आपको बोलना है 6 जुलाई 2019। दिस डिसीजन वाज मेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इस डिसीजन को किसने लिया है, इस डिसीजन को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है 43rd सेशन हेल्ड इन द बाकू इन अजरबैजान। ठीक है, बाकू अजरबैजान एक कंट्री आपको पता ही है, वहाँ पर एक जगह है सिटी जिसको बोलते हैं बाकू सिटी में ये डिक्लेयर किया गया। इन 2019 द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैज एक्सीडेड फ्रॉम 37 to 38। 19 में डेफिनेटली, उससे पहले फिर 17 20 37 थे, तो जब ये पिंक सिटी मिली तो टोटल कितना हो गया 38। दैट इज यूनेस्को एड्स वन मोर, अर्लियर देयर वेर 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी थी, 37। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको एसएससी सीजीएल में भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपको एसएससी के जो जेई वाले एग्जाम्स होते हैं करंट में, या आपको यूपीएससी हो या सीडीएस हो, ये सभी क्वेश्चन जो है उन एग्जाम्स में पूछा जाता है। आई होप ये बात आपको यहाँ पर समझ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सो दैट जो है सभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप ये पढ़ते जाओ, मैं आपको कंटेंट देता जा रहा हूँ। अब आपके ऊपर है आप कितना मेहनत करते हो। मैं तो आपको पढ़ाता हूँ, फिर आपके हाथ में है कि किस तरीके से आप चीज़ों को लेकर जाओगे। कल आप ये एक्सक्यूज़ नहीं करोगे कि हमें अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, हमने कोचिंग नहीं ली, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम भी अच्छा कोचिंग लेते। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे होने के लिए आप अच्छा कोचिंग, अगर आपको खुद भी कर सकते हो खुद करो, अगर आपको कहीं पे फ्री भी मिल रहा है उसका फ़ायदा उठा लो। अभी है आपके सिलेबस के ओरिएंटेड है, बाहर कुछ भी नहीं है, जितना पॉसिबल हो रहा है वो आप देख सकते हो। दिन में आपको 3 लेक्चर्स आते हैं, कभी 4 भी आएंगे, कभी 2 भी आएंगे, कभी 1 भी आएगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर। डरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर पढ़ो और टिक के पढ़ो, एक ही जगह पर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।